कथा को चल पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटते ही राकेश टिकैत ने किया है बड़ा ऐलान और बताया है रास्ता खुलने के बाद क्या करने वाले हैं किसान। और इसी के साथ में आपको बताएंगे किसानों के साथ साथ अब कृषि मजदूर के लिए काल बन रहा है, क्या मोदी सरकार का राज। नई रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान पर टिकैत ने फिर से पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है दोस्तों, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर सिंगू बॉर्डर पर क्या निहंग संत आंदोलन में बने रहेंगे या फिर चले जाएंगे, इसको लेकर अंतिम फैसला ले लिया गया है। क्या कुछ फैसला लिया है निहंग संतों ने, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर वरुण गांधी की जबरदस्त हुंकार भरते हुए कहा किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, लागू होना चाहिए एमएसपी। और इसी के साथ में कुंडली बॉर्डर पर एक और निहंग संत की मौत। और साथ साथ दोस्तों राजस्थान के पंचायत इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को एक और तगड़ा झटका दिया है। बताएंगे आपको क्या कुछ रहे हैं आंकड़े। और इसी बीच लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। देश भर के लोगों के मूड जानने का सबसे अहम ये चुनाव है, इसकी जानकारी में पूरी अपडेट आप तक पहुंचेंगे। साथ साथ चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ, और टिकरी बॉर्डर पर आखिर क्यों किसान है नाराज, इसकी जानकारी भी पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अब किसानों को अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए दिल्ली की तरफ रुख करना चाहिए और तीनों काले कानून का विरोध करते हुए एमएसपी पर कानून बनाने का समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। सबसे पहले और बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है, जिसमें आपको बताते चले कि गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटाए जाने को लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि रास्ता खोलने के बाद क्या करेंगे किसान। दरअसल दोस्तों, दिल्ली की सीमा पर कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन बदस्तूर जारी है। और इस बीच दिल्ली की सीमा के नजदीक गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के धरना स्थल पर लगे बैरिकेडिंग्स को पुलिस ने हटाया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सरकार की तरफ से आदेश है कि बैरिकेडिंग्स को हटाया जाए और इसीलिए हटाया जा रहा है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डीसीपी ईस्ट प्रियंका कश्यप भी इस दौरान मौजूद रही और बैरिकेडिंग्स हटाने के लिए उनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि देर रात टिकरी बॉर्डर पर भी बैरिकेडिंग्स हटाने को लेकर जानकारी सामने आ रही है। और इस बीच दोस्तों, जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया है और उन सभी बैरिकेडिंग्स को हटाए गए हैं। और इसी के साथ में जो सीमेंट से बना दिया गया था, कांटे लगाए गए थे, कील लगाई गई थी किसानों के ट्रैक्टरों को रोकने के लिए, उन सभी को हटा लिया गया है। कुल मिलाकर किसानों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी तरह का कोई रोड जाम नहीं कर रखा, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से हटाकर रास्ता खाली किया गया है। इस बीच राकेश टिकैत की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम चाहते हैं कि किसान अपनी फसल को जहां चाहे बेच पाए, रास्ते खुलेंगे तो हम भी फसल बेचने के लिए पार्लियामेंट में जाएंगे, पहले हमारे ट्रैक्टर दिल्ली आएंगे, हमने रास्ता नहीं रोका हुआ है, हम आगे की योजना बनाकर आएंगे। टिकैत ने एक बार फिर से दिल्ली जाने की बात कही है और किसानों का ट्रैक्टर इस बार बिना रुके गाजीपुर बॉर्डर पर सीधे पहुंचेगा दिल्ली पार्लियामेंट, इसको लेकर भी उन्होंने संकेत दे दिए हैं। और इस बीच आपको बताते चले कि सिंगू बॉर्डर पर क्या निहंग संत आंदोलन को मजबूत करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे, इसको लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें निहंग सिखों ने साफ कर दिया है कि सिंगू बॉर्डर पर उनका विरोध जारी रहेगा, किसान आंदोलन के समर्थन करते रहेंगे। निहंग नेताओं के अनुसार प्रदर्शन स्थल नहीं छोड़ने का निर्णय धार्मिक महापंचायत में लिया गया है। निहंग सिख नेता जत्थेदार राजा सिंह ने कहा कि हम यही रहेंगे, हम यहाँ किसानों का समर्थन करेंगे और आंदोलन को मजबूत करते रहेंगे। लोगों के समर्थन के आधार पर हमने सिंगू बॉर्डर पर नहीं छोड़ने का निर्णय लिया है, हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक आंदोलन जारी रहेगा। दरअसल 15 अक्टूबर को निहंग समूह के कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और इस पूरे मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया था। निहंग सिखों ने जवाब देते हुए कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसी किसान नेता के कहने से हम यहाँ से नहीं गए थे। निहंग सिखों के द्वारा बयान जारी करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा समर्थन करते हुए आंदोलन में जब तक कानून रद्द नहीं हो जाता तब तक समर्थन देते रहेंगे। और इस बीच आपको बता दें कि निहंग सिखों की तरफ से कहा गया ये बड़ा बयान अपने आप में ही इस बात के संकेत देता है कि सिंगू बॉर्डर के साथ साथ टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन मजबूती से चलता रहेगा। इस बीच आपको बता दें कि एक और जानकारी है, जहां पर दोस्तों वरुण गांधी की हुंकार, किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, लागू होनी चाहिए एमएसपी। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि किसानों के साथ किसी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वरुण गांधी ने कुछ अधिकारियों और किसानों के बीच में बातचीत करते हुए कहा कि धान की खरीद में कोई भ्रष्टाचार या अनियमितता हुई तो सरकार से संपर्क नहीं करेंगे बल्कि सीधे अदालत जाएंगे। उन्होंने कहा कि वह हर खरीदी केंद्र पर एक प्रतिनिधि का प्रतिनियुक्ति करेंगे और जिसके बाद ये पता लगाया जाएगा कि कहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है। अगर कहीं पर भ्रष्टाचार चल रहा है तो सीधे कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से ही इस मामले का समाधान कराएंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों और बिचौलियों के गठजोड़ के कारण किसानों को काफी कम कीमत पर अपना अन्न बेचना पड़ रहा है, जिसके कारण किसानों को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर दोस्तों, किसान आंदोलन कुंडली बॉर्डर पर निहंग सिख की मौत के मामले को लेकर ये अपडेट है। आपको बता दें कि सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच प्रदर्शनकारी निहंग सिख की मौत के मामले को लेकर ये अपडेट है, जहां पर 95 वर्ष के थे निहंग संत जिनकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने बीमारी के चलते दम तोड़ा है, इस तरह की जानकारी मिली है। फिलहाल मृतक प्रदर्शनकारी किसान के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और इसी के
साथ में कुल मिलाकर किसानों की संख्या जो आंदोलन के दौरान लगातार शहीद होते जा रहे हैं बढ़कर 800 के आसपास हो चुकी है और किसान संगठन की तरफ से 1000 से ऊपर का दावा है। आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गाँव के इलाकों में क्या समर्थन नहीं बचा है। दरअसल दोस्तों ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि जितने भी गाँव और पंचायत के चुनाव होते हैं बीजेपी को समर्थन बिल्कुल भी मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी ही एक जानकारी है जहाँ पर राजस्थान के पंचायत इलेक्शन में पंचायत समिति की 492 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें मिली है, बीजेपी को 158, बसपा को 12 सीटें और इंडिपेंडेंट 113 सीटें जीत कर आए हैं। जबकि जिला परिषद में 24 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 18, बीजेपी को 6 सीटें मिली है। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से काफी पीछे है। इसके पीछे कई सारे कारण भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर लगातार गुटबाजी चल रही है। 2 से ज्यादा गुट काम कर रहे हैं बीजेपी के अंदर ही। एक वसुंधरा राजे और दूसरा उनके प्रदेश अध्यक्ष का है। 2 अलग अलग भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिसके कारण माना जा सकता है कि चुनाव के अंदर नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों ये इतना भी आसान नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी की सरकार की नीति के कारण ही हो सकता है कि इतना समर्थन मिल रहा हो। वहीं आपको बता दें कि एक और जानकारी है जहां पर लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर वोटिंग आज लगातार हो रही है। ज्यादातर जगह पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। देखते हैं इस बार देश का मूड क्या है। आपको बता दें कि 29 सीटों पर जहां चुनाव हो रहे हैं उपचुनाव, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ज्यादातर सीटों पर मुकाबले हैं। दरअसल दोस्तों मतदान को लेकर खासा इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि दादर व नगर हवेली के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मंडी और मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं पर 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव किए जा रहे हैं, जिसमें असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मेघालय की 3-3 सीटें हैं। बिहार, राजस्थान, कर्नाटका की 2-2 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट है। कुल मिलाकर 29 सीटें पूरे देश से आती हैं। जो इस चुनाव के नतीजे होंगे वही बताएगा कि पूरे देश का मूड क्या है। इसके नतीजे जल्द ही घोषणा किया जाएगा। 2 तारीख डेट बताया जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी से पुलिस की शिकायत करते हुए बोले कि हमें पुलिस परेशान करती है, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने जवाब देते हुए कह दिया कि आप लोग मुझे बताइएगा, अगली बार जब जाति करेंगे तो बताना, मैं दतिया में आकर धरना दूंगी और जोरदार विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन देते हुए प्रियंका गांधी ने ये बातें कही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी काफी ज्यादा एक्टिव है और इसी के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने पुलिस के किसी भी बर्बरता को लेकर विरोध करने के लिए कार्यकर्ताओं से कहा है और इसी के साथ में ये आश्वासन भी दिया है जब भी कार्यकर्ता बुलाएंगे तब भी आकर विरोध किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता रहे हरेंद्र मलिक ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। उत्तर प्रदेश के 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर अपने कुनबे को बढ़ाने का अभियान लगातार अखिलेश यादव का जारी है। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका दिया है, जहां पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ अन्य नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राज्यसभा के सदस्य हरेंद्र मलिक और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वह अपने पुत्र शामली से पूर्व विधायक पंकज मलिक के साथ अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इनके साथ ही श्रावस्ती से बीएसपी के विधायक रहे राम सागर भी अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सपा पार्टी से विधायक रहे पुराने कई नेता भी हैं जो वापस अपनी पार्टी में आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सभी को पार्टी दफ्तर में सदस्यता ग्रहण करवाई है। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा में शामिल सभी लोगों का स्वागत है। किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार से परेशान है और किसान अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को जलाने पर मजबूर है और यही बड़ा कारण है कि सत्ता परिवर्तन होगा। इसी के साथ में हरीश रावत ने विजय बहुगुणा को चेतावनी देते हुए चैलेंज देते हुए कह दिया कि जिस सीट से आप चुनाव लड़ेंगे वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। उत्तराखंड के अंदर एक तरफ मौसम ठंडा हो रहा है और दूसरी तरफ सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। हरक सिंह रावत को मैनेज करने के लिए दिल्ली से देहरादून पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने हरीश रावत को निशाना बनाकर जो बयानबाजी की थी, अब उस पर जवाबी बयान और चर्चाएं शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बहुगुणा पर जवाब देते हुए खुली चेतावनी देते हुए और चुनौती देते हुए कहा कि जिस विधानसभा से बहुगुणा चुनाव लड़ेंगे मैं उनका सामना करने को तैयार हूं। असल में हरीश रावत और बहुगुणा के बीच में जुबानी तकरार देखने को मिल रही है, जिसके बारे में ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पूरा किस्सा तब शुरू हुआ था जब उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत से इस्तीफा मांगते हुए अपने बयानों से संकेत दिए थे कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद हरक सिंह रावत समेत पहले कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आने वाले 9 नेताओं में से एक बहुगुणा उत्तराखंड आए। इसी बीच हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर भगदड़ जैसी स्थिति है ये बयान दिया था, जिसको लेकर बहुगुणा ने उन्हें निशाना बनाया और बहुगुणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, हरीश रावत अपनी पार्टी देखे और यही बता दे कि वो कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। जिसके बाद हरीश रावत ने कहा कि बहुगुणा अपनी सीट का चयन करे, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा और मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूं। कुल मिलाकर दोस्तों बहुगुणा को ये खुला चैलेंज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिया है। देखते हैं बीजेपी के नेता क्या इसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। वहीं पर किसानों को हमने समाज का अंतिम व्यक्ति बना दिया है। एक बार फिर से मुखर होते हुए वरुण गांधी
गांधी ने ये बातें कही है। उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर मंडी का दौरा करने पहुंचे वरुण गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर से किसानों के मुद्दे को लेकर मुखर तौर पर आवाज उठाई है। कभी अफसरों के पेच कसे तो कभी इशारों में उन्होंने अपनी सरकार की नाकामी को उजागर कर दिया। इसी दौरान वरुण गांधी ने आज तक से बातचीत की। अपने लोकसभा की बहेड़ी और पीलीभीत जिले की मंडियों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे वरुण गांधी ने बहेड़ी की विधानसभा की मंडी में खरीद केंद्रों का निरीक्षण भी किया और इस दौरान कई जगह पर उन्होंने कांटे पर जाकर अफसरों की जमकर क्लास ली है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे किसी भी मामले को कोर्ट का सहारा लेकर ऐसे लोगों को जेल भिजवाऊंगा जो लोग किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि राजस्थान के पंचायत चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं में आपस में ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखते हैं क्या बीजेपी अपने संगठन में कोई बदलाव करने जा रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे का जो गुट है जो उनके साथ में है वे सभी लोग चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर बदलाव होना चाहिए। वहीं पर दूसरी ओर एक अलग गुट है जो वसुंधरा राजे खेमे को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच आपको बता दें कि टेनिस के खिलाड़ी टीएमसी में शामिल हो गए। ममता बनर्जी की मौजूदगी में सदस्यता हासिल की है। टेनिस के चैंपियन लिएंडर पेस टीएमसी में शामिल हो गए। लिएंडर पेस ने गोवा में ममता बनर्जी की मौजूदगी में सदस्यता ली है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी गोवा में मौजूद है और ममता बनर्जी बंगाल के बाद गोवा में अब टीएमसी का विस्तार करना चाहती है। बता दें कि लिएंडर पेस ने टीएमसी का झंडा थामी अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करवा दी है। लिएंडर पेस भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक है। 48 साल के लिएंडर पेस पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित हैं और गोवा के लिएंडर पेस को टीएमसी ने अपनी पार्टी में शामिल करते हुए मजबूती के तौर पर एक चेहरा दिया है और पार्टी में जाने माने चेहरे के तौर पर काम करेंगे और राज्य के अंदर काफी ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा से मांगे जवाब, लेकिन हम अखिलेश यादव से हिसाब मांगेंगे। अमित शाह की तरफ से ये बयान दिया गया है। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम से लगातार सवाल पूछने की बात कर रहे हैं अमित शाह, लेकिन मीडिया में तो ऐसे हालात दिखाई नहीं देते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पहुंचे अमित शाह ने बड़ा दावा करते हुए 300 पार का आंकड़ा दिया है और बीजेपी के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के दावे किए हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए कहा कि हर जिले में दूरबीन से ढूंढने के बाद भी कोई बाहुबली या दबंग दिखाई नहीं देता है, जबकि उनके साथ ही खड़े थे अजय टेनी जो किसानों को खुले तौर पर धमकी देते दिखाई दे रहे थे। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। अमित शाह की तरफ से किए गए इस दावे पर आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा इनकी नीयत और नीति दोनों में किसान विरोधी रवैया है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव ने गोरखपुर के अंदर एक जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों के मसले पर केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसान मेहनत कर फसल तैयार करते हैं तो फसल का दाम क्यों नहीं मिलता। किसान फसल उगाने की तैयारी करते हैं तो खाद नहीं मिल रहा है। खाद न मिलने के चलते बुंदेलखंड के 2 किसानों की मौत हो गई है, जिससे मिलने के लिए प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में पहुंची थी। और एक और जानकारी की माने तो तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप, कहा उपचुनाव के लिए अपने मनपसंद अफसरों को नियुक्त किया जा रहा है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। शराब और साड़ियां बंटवाई जा रही है। बिहार के तारापुर कुशेश्वर स्थान में मतदान से एक दिन पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि जिस पुलिस अधिकारी के बारे में हमने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि चुनाव ड्यूटी से हटाया जाए, उसे आयोग की तरफ से हटा दिया गया है। यह इस बात को साबित करता है कि हमारा आरोप पूरी तरीके से ठीक था। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि शराब बांटी जा रही है, छठ के नाम पर महिलाओं को साड़ियां बांटी जा रही है, लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कुछ विकास कार्य करती तो इन चीजों को बांटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती और इसी के साथ में प्रशासन और शासन का दुरुपयोग करने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। वहीं पर तेलंगाना में आज हो रहे हुजूराबाद सीट के उपचुनाव को रद्द कराने के लिए कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन पहुंची है। इसकी मांग की जा रही है। इससे पहले बीजेपी ने भी इसकी मांग की थी। वहीं पर दोस्तों हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों की प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत बेनतीजा रही है। बैठक से बाहर निकले किसान नेताओं ने बताया कि हमने रास्ते बंद नहीं किए, लेकिन अब अगर पुलिस इन्हें खोलती है तो आंदोलनकारी किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। किसान बॉर्डर पर 5 फुट का रास्ता देने को तैयार है। पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑटो और एम्बुलेंस निकली जा सकती है। कारों के आवागमन को लेकर किसान नेताओं ने इंकार कर दिया है। किसान नेताओं ने कहा कि कार की संख्या और बहुत ज्यादा है और सारा दिन जाम लगा रहेगा। किसानों ने प्रशासन की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हरियाणा और दिल्ली पुलिस अलग अलग रणनीति बना रही है, जहां पर एक और दिल्ली पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग्स को हटा चुकी है, लेकिन इस तरह से नहीं खोला गया है। लेकिन दूसरी ओर हरियाणा के अंदर पूरे रोड को खोलने की बात चल रही है, जिसको लेकर किसान मोर्चा ने अपना विरोध जाहिर किया है। एक और अपडेट की माने तो नीति आयोग की रिपोर्ट में दावा, देश के कम से कम 40 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य के लिए कोई वित्तीय
वित्तीय सुरक्षा नहीं है। यानी आयुष्मान भारत को लेकर सवाल है। सस्ते स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के अभाव में देश में कम से कम 30% आबादी 40 करोड़ व्यक्तियों के पास बीमा के रूप में कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल शीर्षक के नाम से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य बीमा दायरे का विस्तार सार्वभौमिक स्वास्थ्य दायरा प्राप्त करने के लिए भारत के प्रयास में एक अच्छा कदम है, एक आवश्यक कदम जरूर है, लेकिन अभी भी कम से कम 30% आबादी के पास पूरी तरीके से वित्तीय सुरक्षा नहीं है। यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत को लेकर जो दावे किए जाते हैं उस पर कहीं न कहीं गंभीर सवाल है। वहीं पर फायर क्रैकर्स बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पटाखे चलाने पर लोकल अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटाखों पर बैन लगाया गया है और ये भी कहा गया है कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है, लेकिन जिन पटाखों पर बैन लगाया गया है उनको नहीं फोड़ना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लोकल अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। वहीं पर अलास्का के अंदर बर्फीली ऊंचाइयों पर खत्म हो गया भारत अमेरिका का युद्ध अभ्यास। 2 ऊंची चोटी पर फाइटर असॉल्ट की ड्रिल कराई गई है और इस बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी को बताया टेम्पल, मास्क और चर्च। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा ममता बनर्जी ने शुक्रवार को गोवा के अंदर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी उन्हें हिंदू विरोधी कहती है, हालांकि उन्हें चरित्र प्रमाण देने का कोई अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी के नाम टीएमसी है, यानी टी का अर्थ है टेम्पल, एम का अर्थ है मॉस्क यानी मस्जिद और सी का अर्थ है चर्च। टीएमसी के प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और कहीं भी जा सकती है। जब उनसे पूछा गया कि उनकी नजर 2024 के प्रधानमंत्री पद पर है तो उन्होंने जवाब देने से बच गई हैं। बीजेपी शासित राज्य गोवा की 3 दिवसीय यात्रा के लिए गुरुवार शाम यहाँ पहुंची पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उनकी पार्टी वोट बांटने के लिए नहीं बल्कि राज्य को मजबूत करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। उनके पास एजेंडा है, जिस एजेंडे को लागू किया जाएगा। राज्य के अंदर विकास रुक गया है, जिसको आगे बढ़ाना है। इसी के साथ में हाईकोर्ट के आदेश में देरी हुई है। मुंबई के ट्रैफिक और जेल के बाहर लटकी जमानती पेटी, इसलिए आज रिहा नहीं कराया गया आर्यन खान को। डिजिटल इंडिया के दौर में जमानत मिलने के बाद भी महाराष्ट्र में किसी भी जेल से रिहा होने के लिए जेल के बाहर लगी जमानती पेटी में एक समय तक रिहाई के आदेश डालना होता है। इसके बाद ही आरोपी को रिहा किया जा सकता है, लेकिन आर्यन केस में ऐसा तय समय पर नहीं होने के बाद एक दिन के लिए टाल दिया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि बुलडोजर पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में सभी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी मिशन की शुरुआत करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर उन्होंने पलटवार किया है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा मंदिर बनवाऊंगा। जब उनसे पूछा गया कि मंदिर तो बन रहा है, फिर आप कहां बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वह हमारी मर्जी है, जहां चाहेंगे वहां बनाएंगे। तुम हमें नहीं बताओगे कि हमारे कौन से भगवान हैं। यहाँ पर जितने भी समाजवादी लोग बैठे हैं सब अपने घर के अंदर मंदिर रखे हुए हैं और इस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने किसानों के सामने बड़े दावे करते हुए कहा कि किसानों की समस्या का समाधान केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। आपको बता दें पंजाब चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा सक्रिय है दोस्तों, और ऐसे में अगर आपको भी खर्च लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।